स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, नॉर्मली मैं आपके साथ करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन करता हूं, यानी कि हम लोग एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज मैं कोई करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। इनफैक्ट मैं एक जेनेरिक एग्जाम ओरिएंटेड चर्चा करने वाला हूं, जहां पे कुछ फंडामेंटल सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, जहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की किताबें होती है जो हम लोग सभी स्कूल में पढ़ के आते हैं। लेकिन बहुत बार एस्पिरेंट्स इस तरह का सवाल उठाते हैं, सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? क्या इसका महत्व है? तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। चर्चा शुरू करने से पहले व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, ये भी मुझे थोड़ा सा बताना जरूरी हो रहा है, क्योंकि देखिए, हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर एक डिस्कशन की थी, जिसके बाद एक मैसेज आया एक एस्पिरेंट का। उन्होंने कहा कि सर आप अपना निजी अनुभव थोड़ा सा और भी शेयर कीजिएगा, उससे हमें काफी मदद मिलती है। तो इसीलिए आई थॉट कि इसके ऊपर डिस्कशन करना थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे एक मैसेज याद आ गया, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले एक किसी एस्पिरेंट ने मैसेज किया थी, वो भी मुझे याद नहीं है, बट आई रिमेंबर एक पिक्चर उन्होंने डाली थी, और पिक्चर थी एक मोटी सी किताब का, जो बड़ी किताब आती है ना, ऑल इन वन जीएस वाली बुक। तो उस किताब का उन्होंने पिक्चर डाला था। आई डोंट रिमेंबर विच पर से, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि माय पेरेंट्स हैव बॉट दिस पर्टिकुलर बुक फॉर मी। तो इस किताब को मैं पढ़ूंगी तो क्या मैं एनसीईआरटी स्किप कर सकता हूं या कर सकती हूं? राइट। तो वो मैसेज पढ़ के मुझे एक्चुअली खुद की याद आ गई, क्योंकि कुछ ऐसी ही चीज हुई थी मेरे साथ भी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही। राइट, काफी पुरानी बात है, आई थिंक 2008-9 की बात होगी। तो मेरा भाई उससे पहले जब गया था, वो बैंगलोर अपनी काउंसलिंग के लिए गया था। राइट, तो वहां पे जो भी वो सीट सेलेक्ट करके आ रहा था, उसके साथ अपेरेंटली वो और मेरे पिताजी चले गए सपना बुक हाउस, और वहां से मेरे भाई ने भी एक बड़ी सी जीएस की किताब खरीदी थी। राइट, ऑल इन वन जीएस वाली किताब, काफी पुरानी बात है वो। तो उसने तो वो स्टॉप कर दिया था, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया था। इनफैक्ट मैंने भी शुरुआती दौर में कुछ कुछ चीजें देखी थी वहां से, जब प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। बट लकीली मुझे हमारे एक सीनियर भी मिले थे, सीनियर ने गाइड किया कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि उस समय पे मैं कहूंगा उतना ज्यादा जैसे डिजिटल प्रिपरेशन नहीं होती थी। आजकल तो हम लोग काफी ऑनलाइन प्रिपरेशन में आ चुके हैं, कई सारे वेबसाइट से बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। पहले भी डेटा था, ऐसा नहीं है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। तो लकीली आई गॉट दैट आइडिया कि भाई एनसीईआरटी इज अ मच मोर ऑथेंटिक एक्यूरेट सोर्स। तो डू नॉट स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट विद दिस करके, विच वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। राइट, क्योंकि मुझे याद है मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि भाई तू द हिंदू पढ़ना शुरू कर दे, कुछ समझ में नहीं आया तब भी पढ़ना और देखना, जो भी चीजें करें तो धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाते हो, उसके बाद एनसीईआरटी की तैयारी करना। तो आई डिड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। तो आज मैं आपको अपने निजी अनुभव से बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी इतने जरूरी क्यों होते हैं। दो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, सर क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना हो सकता है? राइट, या फिर क्या एनसीईआरटी पढ़े बिना सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी सिलेक्शन होते हैं, कई सारे टॉपर्स होंगे, या फिर कुछ लोगों ने कहा होगा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एडवांस लेवल से शुरू हो गया। देखिए, हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं इसलिए कहता हूं 1000 लोग जो सेलेक्ट होते हैं, 1000 लोगों की 1000 स्ट्रैटेजीज होती है अलग अलग। लेकिन इन जनरल आप एक चीज जरूर देख सकते हो, कॉमन थीम एनसीईआरटी, मेजॉरिटी लोग जरूर रिकमेंड करेंगे एनसीईआरटी पढ़ना है। और मैं अपनी तरफ से जरूर आपको कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन के जर्नी में। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये क्यों? कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ लोग थोड़ा सा ईगो पे ले लेते हैं, यार जो बचपन में स्कूल में पढ़ी हुई चीजें मैं फिर से क्यों पढूं, मुझे पता है चीजें, कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन ये सारी चीजें आप थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखिएगा और समझिएगा इसका महत्व क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं यहाँ पे ऑल्दो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से बात करने वाला हूं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा एनसीईआरटी। चलिए समझते हैं क्यों। 4 फैक्टर्स की बात करने वाला हूं मैं, why NCERT is very important. Again, I'm telling all this from my personal experience itself. सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है? देखिए, जब भी हम लोग कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, उसकी नींव बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और एनसीईआरटी आपके लिए वही फाउंडेशन होगी। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो यूपीएससी की, सक्सेसफुल बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो उसकी फाउंडेशन
बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जानते हो जो हम लोग कहते हैं मराठी पाया कहते हैं, पाया इन द सेंस जो आप एक गड्ढा खोदोगे उसके बाद आपकी आयरन रॉड्स आप बिछाओगे, अच्छी आपको स्टील रॉड्स इस्तेमाल करनी है, अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करना है, अच्छी डिजाइन करनी है, उसके बाद ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और बिल्डिंग बनेगी। वही लॉजिक अप्लाई होता है यहां पे भी। आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होना है तो उसका बेस मैं कहूंगा इट वुड बी एनसीईआरटी इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक और आई वुड से एक्यूरेट सोर्स बनेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ऑफ कोर्स अब कोई आपको ये भी कह देगा जो वो बड़ी वाली किताब थी या फिर कोई भी दूसरा सोर्स है वहां पे भी अच्छा डेटा मिलेगा, वहां पे भी अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। आजकल तो यार डेटा का भंडार आपको हर जगह पे मिलेगा, लेकिन मैं कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में एनसीईआरटी वुड बी द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट सोर्स टू बिगिन योर प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। और इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन बहुत ही तगड़ा बनेगा, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अब आप जैसे पढ़ाई शुरू करोगे तभी आप रियलाइज भी करोगे। मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी में सीधे जंप करने से पहले, यूपीएससी की तैयारी करने से पहले पहले यूपीएससी का पेपर निकाल के देख लो, राइट? जो प्रश्न प्रश्न पत्रिका होती है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है यूनिवर्सिटी थॉट, राइट? यूनिवर्सिटी में जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ गए, डिस्कस दिस इज फैक्टर, डिस्कस दिस, इसको ये डिस्कस कीजिएगा, राइट? डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन यूपीएससी के सवाल जब आप देखोगे थोड़ा सा एनालिटिकल है, आपको चीजों को कनेक्ट करना है, इंटरलिंक करना है, उसके बाद आपको एक जवाब फ्रेम करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने एमसीक्यू भी देखा होगा तो एमसीक्यू में भी आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा जवाब क्या होगा, तो उस तरह के सवाल काफी कम आते हैं, एनालिटिकल सवाल आपको बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी आपका सोर्स बनता है उन्हीं सवालों के लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, मैं कहूंगा पिछले 20-30 सालों के भी बहुत सारे प्रीलिम्स के सवाल आपको मिलेंगे, मोस्टली डायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स, राइट? इनफैक्ट अगर डायरेक्ट रेफरेंस भी नहीं मिला तो आपको उस चीज के बारे में समझ जरूर आएगा। जैसे मुझे अच्छे से याद है कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स आए थे पॉलिटी में सवाल, पॉलिटी के सवाल में लिबर्टी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको बेसिक लेवल आपको मिलेगी कहां पे? यू विल गेट इट इन योर एनसीईआरटी इटसेल्फ। जैसे मुझे याद है मैं इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करने से पहले पॉलिटिकल थ्योरी मैंने सेकंड टाइम पढ़ ली थी। जो पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, फिर से मैंने पॉलिटिकल थ्योरी वहीं से शुरू की थी, क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि वो काफी एक मजेदार सिंपल और क्रिस्प वे में आपको समझा देता है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है सवालों का। इनफैक्ट मुझे याद है अभी वसु सर ने भी डिस्कस किया था कि किस तरह के सवाल आते हैं, कहां से आए हुए, आपने देखा होगा हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में आपको बहुत सारे शब्द पे सवाल आते हैं। जैसे मुझे एक साल याद है एक अरागत्ता पे सवाल आ गया था और सभी लोग परेशानी, सब ये टर्म कहां पे है कहां पे, आपको एनसीईआरटी में रेफरेंस मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के इतने सारे सवाल आते हैं जहां पे मुझे अच्छे से याद है एक बार तो आर्ट एंड कल्चर का एक सवाल आया था, नॉट एग्जैक्टली इन द कंटेंट, लेकिन एक पिक्चर डाली हुई थी एनसीईआरटी में, उस पिक्चर के नीचे वाले कैप्शन से सवाल था। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपका फाउंडेशन बनेगा, आपका बेस बनेगा, और डायरेक्टली प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रेफरेंस के साथ मिलेंगे। मैं कहूंगा कम से कम यार, ऑल दो अगर हम लोग प्योरली देखें तो बहुत सारी मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन कई बार डायरेक्ट रेफरेंसेस वाले सवाल भी आपको मिल जाते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो आपके लिए बहुत जरूरी होगा एनसीईआरटी पढ़ना, स्पेशली मैं कहूंगा पॉलिटी की हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री की। जैसे हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री तो मैंने बहुत बार आई यूज्ड टू रिलाई टू मच ऑन दी एनसीईआरटी इटसेल्फ, और उस एनसीईआरटी में कई सारे टर्म्स अंडरलाइन किए होते हैं, उन टर्म्स की लिस्ट बनाई हुई थी, एक ओवरव्यू था हिस्ट्री का कि मिडिवल हिस्ट्री में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सेटअप किस तरह का था। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स आप डेवलप करोगे, बहुत सारे फैक्ट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर लोगे हिस्ट्री के लिए, दूसरे चीजों के लिए भी। तो डायरेक्टली प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट सोर्स ऑफ कोर्स, राइट? इसके अलावा प्रीलिम्स से भी जरूरी होगा मैं कहूंगा आपकी मेंस प्रिपरेशन की शुरुआत करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, क्योंकि एक और सवाल होता है, सर मैं केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाऊंगा तो यूपीएससी क्लियर कर लूंगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? इसलिए एनसीईआरटी इज योर फाउंडेशन, राइट? एनसीईआरटी से आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी प्लान करो, लेकिन एनसीईआरटी उससे पहले आपका सोर्स बनेगा, की बनेगा आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए।
इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एग्जाम इज इंटीग्रेटेड, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी चीजों के लिए आपकी शुरुआत हो जाएगी यहीं से, धीरे धीरे आपका नॉलेज बेस बढ़ता हुआ जाएगा, धीरे 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 अपनी आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड होती जाएगी फॉर यूपीएससी वट एवर इज नीडेड, राइट। अब मेंस के दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं सर ये क्या चीज आप बता रहे हो, हाउ कैन आई स्टार्ट माई मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम हियर। सबसे पहली चीज, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए जाओगे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएंगे, यानी कि यू विल गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, द बेस आइडिया। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई रहती है, सोशल साइंस में हम लोग स्कूल में सिविक्स कहते थे उसको। अब सिविक्स में जब मैं खुद, मुझे अच्छे से याद है, विविडली याद है, जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे तो पता तो था बेसिक, यार एमएलए की इलेक्शन ऐसे होती है, एमपी की इलेक्शन ऐसे होती है, वो पार्लियामेंट है, ये विधानसभा है, एटसेट्रा। लेकिन जब आप निटिग्रिटीज पढ़ना शुरू करते हो तो आप रियलाइज करो अरे यार अच्छा ऐसी चीज हुई थी। सो यू गेट मोर एंड मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। अब इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इस्तेमाल करते हुए आपकी मेंस की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि एक इटर्नल सवाल सभी एस्पिरेंट्स का होता है, सर मैं आंसर राइटिंग कब शुरू करूं, राइट, मैं आंसर राइटिंग कब शुरू करूं, या फिर मुझे आंसर राइटिंग से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हाउ डू आई स्टार्ट इट, हाउ डू आई बिगिन। मेरा एक ही एडवाइस होता है, आंसर राइटिंग के लिए एक मिनिमम आपके पास डेटाबेस होना चाहिए कि अगर सवाल पूछा गया उस सवाल के प्रति यार मुझे 150 से 250 वर्ड लिखने हैं, तो उस सवाल के प्रति आपको कंटेंट तो चाहिए। तो उस कंटेंट को बिल्ड करने तक अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक बार आपके साथ चीजें समझ में आ रही, जैसे फॉर इंस्टेंस पॉलिटी पढ़ रहे हो, राइट, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी 6, 7, 8, 9, 10 की आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तब आपको बेसिक आइडियाज आ चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, हमारा लेजिस्लेचर का सेटअप क्या है, पार्लियामेंट का सेटअप क्या है, राइट, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है, आपने अपना बेस बिल्ड कर लिया, तो आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। अब कहां से शुरू करनी है ये बहुत जरूरी चीज है। मैं हमेशा कहता हूं यू नीड टू बिगिन, पुश योरसेल्फ। और जो आपका शुरुआती दौर में सेटअप था ना, माइंडसेट था, जो समझ लीजिए यूनिवर्सिटी माइंडसेट ही है, तो उसी माइंडसेट का शुरुआत करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको शुरू करना है, मैं हमेशा ये कहता हूं। तो इसके लिए मेंस की प्रिपरेशन आप कैसे शुरू करते हो, सिंपल है। आपने एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बाद आपने उसका एक एक्सरसाइज जरूर देखा होगा, हैव यू सीन इट। उसके पीछे में एक्सरसाइज के सवाल होते हैं, काफी सिंपल से सवाल होते हैं, और मैं हमेशा एस्पिरेंट से कहता हूं इस चीज से शुरू करो और खुद की एक लिमिट बना दो। वहां पे उन्होंने वर्ड लिमिट तो नहीं दिए। अब जैसे सिंपल है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स और व्हाट डू यू मीन बाय से सेपरेशन ऑफ पावर। अब जैसे एक सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर का रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है, जुडिशरी का रोल क्या है। सिंपल एक्सरसाइज का सवाल है, उसको आप 150 या 250 वर्ड में खुद ही लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी ऑलरेडी डेटाबेस बन चुका है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। और ये आपकी बिगिनिंग हो रही है, आपकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत कर दी उसके बाद आपको एडवांस चीजों पे जाना समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप एक चीज आर्ग्यू कर सकते हो कि सर आप मुझे फिर से कह रहे हो कि आप उसी यूनिवर्सिटी लेवल माइंडसेट में रह के इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने कह रहे हो, तो मैं आगे एडवांस लेवल पे कैसे जाऊंगा। वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर आप लिखना शुरू करोगे। और मेरा उद्देश्य यही होता है हर एक एस्पिरेंट के साथ कि आप लिखना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कंटेंट है, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, बेसिक आइडिया आ चुकी है, और सबसे जरूरी चीज डू रिमेंबर यू गेट द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग द आंसर्स। ये क्यों? बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सिंपल वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में। उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल कीजिएगा, दैट बिगिंस योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, क्योंकि इसी लैंग्वेज को आपको आगे लेकर जाना है और इसी को सिंपल रिफाइन करते हुए जाना है, इसी कंटेंट को रिफाइन करना है कि आपको एक शुरुआती दौर में यू गेट अ लैंग्वेज, यू गेट एन आइडिया, स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, उसके बाद एडवांस सवाल लेने, राइट। तो पहले बेसिक सवाल, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस सवाल, लेकिन लिखना जरूर शुरू करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है फाउंडेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और उसके बाद यू गेट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी, कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक सब्जेक्ट खत्म करते होगा आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगी कि यार अब मैंने सवाल तो देखे थे, इस तरह के सवाल आए थे, तो मैंने आंसर राइटिंग भी शुरू कर दी, प्रीलिम्स के सवाल भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करते हुए जा रहा हूं, और उसमें ज्यादा देर लगती नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैंने पॉलिटी की तैयारी की, अब समझ लीजिए पॉलिटी की तैयारी के लिए पॉलिटी एनसीईआरटी से आपने शुरू कर दी, आपने पढ़ा, उसके बाद आपको लगा यार मुझे एक एडवांस लेवल जाना चाहिए पॉलिटी के एनसीईआरटी के बाद, प्रॉब्ली लक्ष्मीकांत।
आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, लक्ष्मीकांत पे और भी ज्यादा चीजें रिफाइन हुई, और भी ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ा, डेटाबेस बढ़ा। उसके बाद आप मूव करोगे, यार इससे भी ज्यादा मुझे शायद मेंस के लिए डीडी बासु की जरूरत पड़ेगी, या फिर इकोनॉमिक्स में देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपने पढ़ा, फिर आपको लगा कि मुझे और भी एडवांस सीखना पड़ेगा, तो शायद रमेश सिंह मैं रेफर करूं, या फिर दत्तन सुंदरम रेफर करूं, या फिर कुछ और पढ़ूं, राइट। ये आपको धीरे धीरे जर्नी में समझ में आएगा, बिकॉज एनसीईआरटी से जब आप शुरू करोगे ना, एनसीईआरटी के आप पढ़ते पढ़ते फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में आप अपने नोट्स बना लोगे, उसके बाद मैं कहूंगा परहैप्स 2-3 महीनों बाद आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना बेस, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाया है, और आपने अपनी जर्नी शुरू कर दी है, जहां पे आपको क्लैरिटी आ चुकी है अभी आगे कैसे बढ़ना है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज। आई होप कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपको पता चल चुका है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी फेज से मैं गुजरा हूं, ये मेरा निजी अनुभव भी रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी में अभी भी मुझे लगता है कि इवन टिल रिसेंट टाइम अगर हम लोग एनसीईआरटी में कुछ पढ़े ना, आज भी अगर मैं पढ़ूं, तो फिर एक नया आइडिया जरूर आ जाता है। डिस्पाइट नोइंग थिंग्स, हम लोग को वहां पे लगता है अरे यार ये भी चीज है, ये भी एक अलग एंगल है। जैसे मुझे रिसेंट टाइम में मैंने इंडियन सोसाइटी की पढ़ी थी, मुझे लगता है कुछ महीनों पहले इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी ऐसे ही मैंने खोल के देखी, बड़ा मजा आ गया मुझे पढ़ के, राइट। सो इट इज वेरी फन टू रीड, राइट। सो इसको शुरू कीजिएगा। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी रहेगा, क्या रहेगा कि सर कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़ूं, राइट, या फिर एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करूं। देखिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ये तो मैं कहूंगा मेरी तरफ से स्टार्ट विद 6 स्टैंडर्ड, राइट, 6 से बेसिकली 12th, राइट, 6 से 12th की एनसीईआरटी आप शुरू कर दीजिए। छठी कक्षा से, जैसे फॉर इंस्टेंस पॉलिटी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पॉलिटी में आप देखो 6 स्टैंडर्ड की एक बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, 7th स्टैंडर्ड की आपको एक बुक मिलेगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, और 3rd मिलेगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3। अब इन तीनों में भी मैं कहूंगा इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन भी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक सी चीजें जो आपने पहले पढ़ी हुई, बड़ी जल्दी आप उनको पढ़ लोगे। जो हम लोग बेसिक सिविक्स करके पढ़ते थे ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप जल्दी से इनको पढ़ लोगे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस आप पहुंचोगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, पॉलिटिकल थ्योरी, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, ये जो चारों एनसीईआरटी है इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप धीरे धीरे एडवांस लेवल में जा रहे हो, तो आपकी बेसिक नॉलेज बिल्ड होगी। इसके अलावा ये 2 एनसीईआरटीज है which are I would say predominantly means related to contemporary world politics, साथ ही साथ politics in India since independence। तो अगर आप इन्हें मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तब भी काफी है, लेकिन I would suggest read all these things। बट अगर आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है तो ये तीनों बड़ी जल्दी से आप पढ़ लोगे। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 किताबें हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा फंडामेंटल होगी, यू कैन नॉट मिस इट, राइट। कुछ इस तरह से। अब विच एनसीईआरटीज, एक सब्जेक्ट के मैंने आपको बता दिया, तो अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे एनसीईआरटी मैं कहूंगा 50 के आसपास होंगी। तो इंपॉर्टेंट वंस अगर आप थोड़ा सा कट डाउन करके फिल्टर करके अगर आप पढ़ना भी चाहो, मैं कहूंगा 30 to 35 एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वी हैव पॉलिटी, वी हैव इकोनॉमी, वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव साइंस। साइंस के लिए आपको बायोलॉजी की भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, राइट, क्लियर। अब एनसीईआरटीज आपको लगेगा सर मैं कैसे मैं खरीदूं कैसे। सैडली यार एनसीईआरटी किताबें काफी महंगी हो गई है, तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। सीधे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाइए, या फिर उनका एक ऐप भी है, ई पाठशाला ऐप है, वहां से भी आप देख सकते हो, डायरेक्टली मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो अगर आप डिजिटल रीडिंग में बिलीव करते हो, दैट इज देयर। अब इसके अलावा एक और अप्रोच भी होता है सर, हाउ टू अप्रोच। एक और सवाल, हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटीज। क्या मैं एक बार पढ़ूंगा तो सारी चीजें याद हो जाएंगी? देखिए NCERT is very important to build foundation and to build the basic notes और ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ऑथेंटिक डेटा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए आपको पहले बार आप जब पढ़ोगे ना, बेसिकली पहली बार पढ़ोगे तो एक वेग आइडिया आ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे चीजें रिफाइन होती हुई जाएंगी। तो दिस यू विल अंडरस्टैंड थ्रू आउट योर जर्नी। और अगर आपको इन दोनों सवालों का जवाब चाहिए, राइट, तो आपके पास रेडीमेड जवाब भी है। मैं कहूंगा दिस इज द कोर्स फॉर यू। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का महत्व अब तक आप समझ चुके होंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, सिविल सर्विस के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्टेट पीएससी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके लिए एनसीईआरटी वुड बिकम दी बेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, 100 दिनों में पूरा एनसीईआरटी का कोर्स आपको कराया जाएगा। तो इस चीज के लिए सोचना नहीं है कौन सी एनसीईआरटी, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि
आपको ये सारी चीजें रेडीमेड मिल जाएंगी इन आर कोर्स। ऑल्दो कोर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास कुछ ही क्लासेस हुए हैं, अभी भी आपके पास समय है एडमिशन का। आने वाले कुछ दिनों में 14 दिसंबर तक आप एडमिशन कर सकते हो, और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि 100 दिनों के लिए 1500 के आसपास, जहां पे यू विल बिल्ड योर बेस, योर फाउंडेशन, राइट। स्पेशली अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2024 की स्टेट एग्जामिनेशन, या फिर 2025 के लिए, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ये आपके लिए गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका महत्व क्या है। इसको पढ़ने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत आप कर सकते हो, बेसिक आंसर राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो डू एनरोल फॉर दिस, यू हैव टाइम। मैं कहूंगा आने वाले 2-3 दिनों के लिए आपको समय है, क्योंकि एडमिशन जल्दी क्लोज हो रहे हैं, लिमिटेड बैच है। सो एनरोल नाउ। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी इस पर्टिकुलर नंबर पे, या फिर इस पर आईडी पे @rahulsai222। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। होपफुली आई हैव आंसर्ड सम ऑफ योर क्वेरीज एनसीईआरटी से जुड़े हुए। अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर आईडी पे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।